चले सुनना, बताते जाएं। पहला तत्व, बोलिए पहला तत्व हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक कितना होगा? एक। फिर उसके बाद आने हीलियम, दो। रुको, नियॉन का कितना है? 10। चलो देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो हाइड्रोजन के पास परमाणु क्रमांक 1 है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का कोषों में भरा जाना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कोषों में भरा जाना। अब ये कोष क्या है? तो कोई भी परमाणु रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी परमाणु का क्या बना रहा हूं यहाँ पे? नाभिक। ठीक है, ये क्या हो गया? उस परमाणु का नाभिक हो गया। ठीक है, कोई भी परमाणु का ये हो गया इसका पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, चौथा भी पूरा रहेगा वृत्त के जैसे। अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को इन कोषों में भरना है। पहले कोष का नाम क्या है? तो KLMN। ठीक है, यहीं पे एक और बात कि हर एक कोष में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? हर एक कोष में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? तो उसके लिए बोरबरी ने, बोर और बरी साइंटिस्ट, उन्होंने एक नियम दिया कि हर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? 2n² हो सकती है। 2n² हो सकती है, जहां पे n क्या है? कक्षाओं की संख्या अर्थात कोषों की संख्या। ये कौन सा कोष है? पहले नंबर का। तो यदि मेरे को पता करना है कि K में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं तो आप n का मान क्या रखो? 1, क्योंकि पहला कोष है। 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1² का मतलब 1 और 1 × 2 2, 1 × 2। तो फिर पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आया? यदि मैं दूसरे कोष की बात करूं तो n का मान क्या रखना पड़ेगा? 2, 2 का घात 2, 4 के साथ 2 का गुणा, मतलब दूसरे कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। जैसे 8 इलेक्ट्रॉन भराया, मेरे को 9 नहीं कूदना है। समझ आया? 9वां इलेक्ट्रॉन कहां पे जाने वाला है? बोलो, अगले कोष में। ठीक है, अब तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यदि आपको चेक करना है तो इसका मान क्या रखो आप? 3। 3 का घात 2 क्या होगा? 3 का घात 2 क्या होगा? 9 दूनी 18, मतलब तीसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18। तो यहीं पे दूसरा नियम आता है बोरबरी का। तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन तो हो सकते हैं, लेकिन पहले भराएगा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन के बाद ऊर्जा अंतराल के कारण, ऊर्जा स्तर के कारण आपको चौथे कोष में कूदना पड़ता है। ठीक है, तो यहीं पे एक और बात बोले बोरबरी ने, दूसरा नियम, कि अंतिम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 8 अंतिम कोष में। ठीक है, फिलहाल आप ये याद रखें, अभी वो 11th में पढ़ने वाले हो और अच्छे से इसको। ठीक है, कि कोषों की संख्या, कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या यदि आपको ज्ञात करना है तो उसके लिए फार्मूला क्या है? 2n²। जैसे कि मेरे को तीसरे में कितना है करके बोलूंगा तो यहां पे क्या रख दो? n का मान 3। 3 दूनी नहीं, 3 का घात 2 मतलब कि 9, 9 दूनी 18। चौथे में पूछेगा चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं अधिकतम, तो यहां पे 4 रखो। 4 का घात 2 16 का गुना 2 से 32। समझ में आया? चले ठीक। मैं क्या बोला
पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बोले आप? 2, फिर 8, 18 और ये 32, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्ट 18 नहीं भराएगा, पहले 8 भरा जाता है, ठीक है। ये 11th में समझोगे ज्यादा अच्छे से। अभी फिलहाल आपको क्या चीज है, सामान्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, ठीक है। आप 11th वगैरह में जाओगे तो आपको एस, इनके अंदर में उपकोष आने वाले हैं। ये सब क्या हैं? कोष। इसके अंदर में आएगा उपकोष एस, इसके अंदर में आएगा उपकोष एसपी, इसके अंदर में आएगा उपकोष एसपीडी, इसमें आने वाला है एसपीटीएफ। तो मैं यहां पे यही बोल रहा था कि पहले जाएगा एस में, एस में कितना जाना है? 2, पी में 6, पी में जाता है 6, तो 2 और 6 कितना हो गया? अब उसके बाद डी में नहीं जाएगा, उसके बाद फिर उधर कूदता है, ठीक है। ये ऊर्जा अंतराल वगैरह वाली बातें हैं, ये 11th में मिलेगा आपको पढ़ने। फिलहाल आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है किसी कोषों में, तो उसको जानने के लिए फार्मूला क्या है? 2n²। और ये किसने दिया? तो बोर-बरी ने दिया। तो बोर-बरी के नियम के अनुसार किसी भी कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो उसके लिए फार्मूला है 2n²। और दूसरा नियम इसने बोला कि अंतिम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते करके, ठीक है। बस चले इधर आए, ये सब मिलेगा, ठीक है, थोड़ी देर में हाईलाइट। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कोष में देगा ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब 1 है तो 2 थोड़ी दे दे। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले कोष में देगा ये 2 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले के कोष में देगा 2। पहले कोष में वो 3 नहीं दे सकता है। पहला कोष कितना पचा सकता है? 2। दूसरा कोष कितना पचा सकता है? 8। तीसरा कोष कितना पचा सकता है? 18, ठीक है। चलिए देखते जाएं। बेरिलियम के लिए क्या आ जाएगा? 4 है, अच्छा यहाँ पे 2 और ये 1, समझ आया क्या? फिर ये आएगा 2, 2, बोलते जाए। 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 8। कौन बोला 9? 9 कौन बोले? 2 के बाद 9 नहीं आएगा, यही तो समझा रहे थे कि अंतिम कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता करके। अब जैसे 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, जैसे 2 और 8, तो आप क्या करोगे? अल्प विराम लगाओ, अगले कोष में कूदो। समझ में आया? तो ये आपको पूछेगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए करके, तो आपको अभी सिंपल रूप में ये लिखना है 2, 8, 1 होता है करके, और आप अल्प विराम डाला करें, ठीक है। 11th में जाओगे तो यही आपका 1s2, 2s2, 2p6 ऐसे करके होने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। फिर यहां पे 2, 8, 2, 8, 2, ठीक है। अच्छा ये किस में जा रहा है आपका? हाँ, तीसरे कोष में ना। 2, 8, 3, फिर 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6, 2, 8, 7, 2, 8, 8। सुने अब 2, 8, 8 तक पहुंचे। कौन सा कोष में भराया जा रहा है अभी तक? तीसरे कोष में। कौन से कोष में भरा रहा है? तीसरा कोष कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 18 रख सकता है, ठीक है। तो अब 18 रख सकता है, तो आप डायरेक्ट इसमें 9 नहीं डालोगे। अब यही तो दूसरा नियम बोला। क्या बोले? कि अंतिम कोष में अधिक कितना? 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं। तो जैसे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते गए, आप डायरेक्ट कहां पे कूदोगे? अगले कोष में। समझ में आया? तो इसके पास कितना है? पोटेशियम के पास 2, 8, 8, 9 नहीं करना है इसको, डायरेक्ट कहां पे कूदना है? चौथे कोष में। समझ में आया? तो आपके पास कोई भी प्रकार का प्रश्न आपको पूछ देगा पोटेशियम का अंतिम कोष क्या है? क्या है अंतिम कोष? अंतिम कोष 1 नहीं है, अंतिम कोष चौथा है, ठीक है। मैं अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं अंतिम कोष क्या है करके पूछ रहा हूं। तो अंतिम कोष क्या है? चौथा है, ठीक है। कैल्शियम के लिए क्या आएगा? 2, 8, 8 और 2, ठीक है। अभी फिलहाल इतने का ही बस जरूरत पड़ने वाला है आपको, और इसके आगे 11th 12th में आपको 21 से लेके 30 तक का भी
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जरूरत है। ठीक है, चले ध्यान से देखिए। आपको यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और संयोजकता मतलब कि वैलेंसी, इस चीजों को समझना है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना पड़ेगा, जो कि यहां पे समझ गए। ठीक है, अब ध्यान देना किसके बारे में बात किया जाए, संयोजकता के बारे में पहले। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां पे चालू होने वाला है तत्वों के आवर्ती गुण के रूप में। ठीक है, तत्वों के आवर्ती गुण में पहला आपको क्या मिलने वाला है, संयोजकता। ठीक है, तो मैं हमेशा जितना भी मिलेगा आपको संयोजकता मिलेगा। ठीक है, धात्विक गुण मिलने वाला है, और धात्विक गुण मिलने वाला है, संयोजकता मिलने वाला है, आयनन ऊर्जा मिलने वाला है, विद्युत ऋणात्मकता मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन बंधुता मिलने वाला है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करके। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करके मिलेगा। ठीक है, ये सब आपको मिलने वाले हैं। तो इन सब में मैं 3 चीजों पे बात करूंगा। पहले तो उसका परिभाषा, जैसे संयोजकता बोला मैं, तो संयोजकता कहते किसको है, अच्छे से समझना है। उसके बाद आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर संयोजकता घटता है कि बढ़ता है, क्या होता है ये चीज। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पर, अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर संयोजकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। सेम चीजें मैं किसके लिए बात करने वाला हूं, विद्युत ऋणात्मकता के लिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए, आयनन ऊर्जा के लिए। तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए उसका परिभाषा डेफिनेशन पता रहना चाहिए। ठीक है, तब चीजें समझ में आते जाएगा। तो पहले संयोजकता से पहले मैं बता रहा हूं क्या चीज, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बोले, अरे बोलो, बताया था क्या होता है। देख के बोल रहे, पढ़ना हड़ना है नहीं। किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या है, संयोजकता है। सॉरी, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि इस परमाणु में अंतिम कोश का मतलब पहला कोश ही है, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, इसमें 2, इसमें आपका 3 नहीं 1। अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2। ठीक, तो 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया, ये क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अर्थात आपको यह बात भी समझ में आया कि कभी भी किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 से अधिक नहीं होगा। अरे वही तो हो रहा है, देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर चालू हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2। समझ में आया। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अंतिम कोश में उपस्थित, अंतिम कोश सेल में ना, कोश मतलब कि सेल, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनते रहें, संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग चीज है, संयोजकता अलग चीज है। और अब इसके बाद संयोजकता, वैलेंसी, संयोजकता वैलेंसी। ठीक है, क्या आने वाला है कि अंतिम कोश को अष्टक पूर्ण करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉन, अब आवश्यक मतलब कि या तो वो ग्रहण करेगा या तो वो दान करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं बोला कि आपका सबसे अच्छा परिभाषा इसके लिए क्या होना चाहिए संयोजकता का, कि किसी तत्व को स्थायित्व की प्राप्ति करने हेतु, ध्यान से सुने, मैं अष्टक पूर्ण करने हेतु भी नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी तत्व को स्थायित्व की प्राप्ति करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात लिए गए या दान में दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही आप क्या कहते हो, संयोजकता कहते हैं। क्या बोला,
किसी तत्व को स्थायित्व की प्राप्ति करने हेतु, मतलब स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता अर्थात लेना है या तो देना है, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। ठीक है, उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। अब ध्यान से सुने, आपने परिभाषा बोला अष्टक पूर्ण करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉन को संयोजकता कहते हैं करके, लिखना एग्जाम में यही है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं, इसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है क्या चीज, स्थायित्व की प्राप्ति करने वाला। उदाहरण देखें, लिथियम का देखें, लिथियम को अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो या तो ये एक दान कर दे या तो ये 7 ग्रहण कर ले। क्या करना चाहिए, एक दान करना चाहिए। मतलब जिसमें आपका कम खर्चा है, समझे, जिसमें कम खर्चा है वही चीज अपनाया जाएगा। अब ये एक दान करेगा तो इसका अंतिम कोष अब दूसरा नहीं कहलाएगा, अंतिम कोष पहला कोष हो जाएगा। समझ में आया? और आप देख रहे हैं पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो कहां का अष्टक कंप्लीट हुआ, समझ में आया? अष्टक मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, समझे? तो जैसे कि हीलियम है, यहां पे हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम, नियॉन, फिर उसके बाद ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेरॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, स्थायी तत्व हैं। मतलब ये ना किसी से लेंगे नहीं, किसी से देंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं कुछ। अब जैसे कि आप किसी के जैसा बनना चाहोगे, ठीक है, हमेशा तत्व क्या चाहेंगे, जैसे कि लिथियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम, ये उसके पास का जो अच्छा तत्व रहेगा ना, कौन है उसका अच्छा तत्व, मतलब मोक्ष प्राप्त किया हुआ तत्व, ठीक है, जिसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है। ऐसे तत्व कौन कौन से हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, मतलब शून्य समूह के तत्व, अक्रिय तत्व, कौन कौन सा, हीना, नीना और करीना, ऐसे ही रहना। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन के जैसा बनना चाहेंगे उसके आसपास के तत्व। अब लिथियम को नियॉन के जैसा बनने के लिए बहुत ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, उससे अच्छा किसके जैसा बन जाए, हीलियम के जैसा बन जाए ना। हीलियम के जैसा बनना है तो अपने अंतिम कोष से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, बाहर भगाना है। समझ में आया? अब आप बोल रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पे क्या आ गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 ठोक आया, तो कहां का अष्टक कंप्लीट है। समझ में आया? तो मैं बोल रहा हूं कि अष्टक कंप्लीट होने के बजाय परिभाषा यह देना ज्यादा उचित है कि स्थायित्व की प्राप्ति। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसने भी इसके जैसा स्थायित्व की प्राप्ति कर लिया। समझ में आया? क्योंकि हीलियम ने तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही अपना स्थायित्व की प्राप्ति की है। फिर भी आप परिभाषा किसके रूप में लिखोगे, अष्टक पूर्ण करने हेतु। जैसे कि सिर्फ यहां पे फॉलो नहीं किया मैं जो बोला, बाकी सब जगह फॉलो करेगा। देखें ये क्या है आपका सोडियम, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालो या तो 7 इलेक्ट्रॉन जोड़ो, 1 निकालें कि 7 जोड़ें, अगर इसको भगा दिए तो अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया ना अष्टक। समझ में आया? यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। 3 निकाल दो, अंतिम कोष में कितना आ गया, 8। ठीक है, इधर देखते जाऊंगा मैं, 7 में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, 7 का क्या बन जाएगा, 8। अंतिम कोष में कितना हो गया, 8। ठीक है, तो ये रूल आपका सिर्फ यहां पे बस फॉलो नहीं करेगा, बाकी सब जगह आपका अष्टक कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो आप परिभाषा किसके अनुसार लिखें, अष्टक पूर्ण करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही संयोजकता, तत्व की संयोजकता कहते हैं। समझ आया? अब पूर्ण करने हेतु में 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो ग्रहण करो या तो दान करो, त्याग करो। समझ में आया? तो अंतिम कोष को अष्टक पूर्ण करने हेतु आवश्यक इलेक्ट्रॉन अर्थात ग्रहण कितना करोगे या त्यागना कितना है। ठीक है, ग्रहण किया हुआ इलेक्ट्रॉन या त्यागा गया इलेक्ट्रॉन। अब फिर से ध्यान से सुने, अब हो गया ना, ये संयोजकता की परिभाषा हुआ। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा बोला था मैं, एक तो परिभाषा, एक तो आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता है संयोजकता का, ऊपर से नीचे आने में संयोजकता का क्या होता है। समझ आ रहा है? देखें ये क्या है आपका, जैसे मैं किसका उदाहरण लेता हूं, लिथियम से स्टार्ट कर लेता हूं। ठीक है,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, इससे ज्यादा समझ में आएगा। लिथियम के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? एक देना अच्छा कि 7 लेना अच्छा? मतलब लिथियम का आपके पास संयोजकता क्या है? 1। वैसे हाइड्रोजन का भी होगा ना। ठीक है, चले दूसरे में बोले, बेरिलियम को 2 देना अच्छा कि 6 लेना अच्छा? 2 लेना अच्छा। तो इसका संयोजकता 2, मतलब कि बेरिलियम का संयोजकता कितना या 2। और यह भी ध्यान रखने का, यह बताऊंगा मैं अभी इसके आगे पॉइंट में। ठीक है, 3 मतलब कि यहां पे क्या आने वाला है? सॉरी, यहां पे नहीं ना, ये तो आपका जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, ये बीच वाले के जो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, उनका जो संयोजकता है वो परिवर्ती संयोजकता दर्शाता है, जिसको आप 12th में पढ़ने वाले। परिवर्ती संयोजकता, परिवर्ती मतलब कि उनकी संयोजकताएं क्या होते रहती है? बदलते रहती है। ठीक है, चलिए इधर है, आपको पढ़ना है एस पी, 2 चीजें, 1 2, यहां पे आएगा 3, यहां पे आएगा 4, फिर 3 2 1 0। देख रहे हैं, 4 के बाद क्या है? यहां पे 5। अब 5 देने से अच्छा है 3 ले लो, समझे? तो संयोजकता हुआ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक वगैरह वालों का 3, समझे? इसमें 6 देने से अच्छा 2 ले लो, तो 2 संयोजकता हो गया। इसमें 7 देने से अच्छा 1 ले लो, तो 1 संयोजकता। फिर ये देखो, मैं काहे बोल रहा हूं कि ये साधु संत महात्मा है, एकदम कोई दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। किसको? हीना, नीना और करीना ऐसे ही रहना को। समझ में आया? उन लोगों ने मोक्ष को प्राप्त कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं उन लोगों को। ठीक है, ना तो पैसा कमाना है, ना तो कोई पैसा देना है, चुपचाप जिंदगी जीते रहो वाली बात है। ठीक है, मतलब कि इनका संयोजकता कितना हुआ? 0। ठीक है, अब कैसे 0 हुआ? अंतिम कोष में देख रहे हो कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। और आप स्थायित्व की प्राप्ति करने हेतु अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 होने चाहिए, जो कि इसके पास है। ठीक है, अब आप फिर बोलेंगे सर इसके अंतिम कोष में तो 8 नहीं है, तो ये कैसे स्थायी हुआ? तो यही सब चीजें हैं केमिस्ट्री, मतलब कि अपवाद। ठीक है, मतलब कि नियमों के विरुद्ध चलने वाली बात कई बार। ठीक है, तो ये एकमात्र तत्व है जिसका अष्टक कंप्लीट भी नहीं रहेगा, फिर भी ये क्या है? स्थायी है। कौन? हीलियम। ठीक है, चले देखें, तो संयोजकता आपका क्या हुआ है? ध्यान से सुनना, संयोजकता लेफ्ट से राइट गए तो पहले क्या हुआ? 1 से 4 तक बढ़ा और फिर 4 से कहां तक? 0 तक घटा। ठीक है, तो घटता है, कहां से कहां तक बढ़ा? 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से 0 तक घटता है। आपको पूछेगा एग्जाम में कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर संयोजकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? संयोजकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप बोलेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से 0 तक घटता है। ठीक है, क्या बोला मैं? बाएं से दाएं बोला था ना। अब वो कर्मन दाएं से बाएं बोल दिस्ता, दाएं से बाएं। अब दाएं से बाएं में आपको क्या समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 3 वैसे तो हो रहा है फिर से। अरे दाएं से बाएं चलो तो भी क्या होगा? आपका संयोजकता बढ़ेगा फिर घटेगा, लेकिन एग्जाम में अधिकतर आपको पूछा जाता है बाएं से दाएं। ठीक है, क्योंकि आप परमाणु क्रमांक के हिसाब से लिखते हो, इधर से लिखते हो। ठीक है, इसलिए बाएं से दाएं ही पूछा जाता है। अब वैसी ऊपर से नीचे पूछा जाता है, नीचे से ऊपर नहीं पूछा जाता, लेकिन पूछ दिया तो भी तो ऐसी समझ में आना चाहिए। जो चीज ऊपर से नीचे बोले उसका उल्टा बोल डालो, यदि आपको नीचे से ऊपर पूछा है तो। ठीक है, अब चले देखें ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे हाइड्रोजन के अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। तो संयोजकता कितना आया? 1। लिथियम को देखो, लिथियम के अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1। तो संयोजकता कितना आया था? 1। मतलब 1 देना था ना इसका संयोजकता। लिथियम का कितना हुआ संयोजकता? 1। सोडियम का संयोजकता देखो कितना है? 1। पोटेशियम का देखो कितना है? 1। मतलब आप खड़ा खड़ा लाइन को देखोगे तो हमेशा आपका संयोजकता क्या होगा? समान होगा। ठीक है, मतलब कि ऊपर से नीचे जाने पर संयोजकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, समझे? संयोजकता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात संयोजकता स्थिर रहता है। तो बोलूंगा मैं, ऊपर से नीचे जाने पर
संयोजकता क्या रहता है, ये मैं तीर बनाया हूं ना, तीर बनाया हूं, उसका मतलब क्या है, ये क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं, ये क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे में क्या होता है, संयोजकता, वैलेंसी, संयोजकता स्थिर रहता है। ठीक है, चले एक बात और क्या चीज है कि आपका जो संयोजकता यहां पे कितना लाया हो, 0, और मैंने बोला कि ये क्या है, मोक्ष प्राप्त कर लिए हुए तत्व है करके, मतलब इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है तो ये क्या कहलाएंगे, किसी से क्रिया नहीं करने वाले। ठीक है, क्रिया नहीं करने वाले, क्रिया नहीं करने वाले अर्थात ये क्या है, अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व अर्थात, और ये गैस के रूप में रहेंगे वातावरण में, तो ये अक्रिय गैसें हैं जिनको आप क्या बोलते हो, आदर्श गैस भी बोलते हो। ठीक है, आदर्श गैसें या आदर्श तत्व, ठीक है, आदर्श तत्व या नोबेल गैसेस करके भी बोलते हो इसको। ठीक है, 0 है इसका संयोजकता, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शून्य समूह के तत्व भी बोला जाता है। आपको पूछेगा शून्य समूह का तत्व कौन सा कहलाता है, तो आवर्त सारणी का वर्ग 18 के तत्व शून्य समूह के तत्व कहलाते हैं। समझ आया ये? अब थोड़ा इंपॉर्टेंट बात समझें, आपको हर एक परमाणु क्रमांक तो याद नहीं हो सकता, 20 तक परमाणु क्रमांक याद है। अब मैं आपको पूछ दिया, चलो बताओ ज़ीनॉन का परमाणु, ज़ीनॉन बहुत दूर हो गया अभी, मैं बोल दिया आपको क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक बताओ करके, क्या बोला, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक बताओ। क्रिप्टॉन कौन सा है, ये है Kr। ठीक है, अब कैसे किया जाए, क्रिप्टॉन का तो नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है किसका, उसके ऊपर वाले का, ऑर्गन का। समझ में आया? समझे? कितना होता है ऑर्गन का, तो 18 में, 18 के बाद क्या आने वाला है, क्रिप्टॉन ना, ये वाला नीचे में। तो इस लाइन को देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, कितना तत्व बोल सकते हो आप, 18। तो इधर के 18 में इस 18 को जोड़ डालो, क्रिप्टॉन का कितना मिल जाएगा, 36। देख लो, क्रिप्टॉन का 36 होगा परमाणु क्रमांक। समझे? अब देखो, यदि मेरे को ज़ीनॉन का चाहिए, ठीक है, एक्स ई मतलब कि ज़ीनॉन का, तो ये सब चीज अगर आपको पता करना है तो आपको ये पता रहना चाहिए कि वो तत्व कहां पर है। अब जैसे मैंने बोल दिया ज़ीनॉन करके बोल दिया, तो आपको ट्रिक आना चाहिए, ज़ीनॉन वाला कौन सा था, ऐसे ही रहना वाला था करके। अब ऐसे ही रहना वाला ट्रिक कहां पे था, हीना, नीना और करीना, वर्ग 18 वाला है करके। अब आप खोजे हीना, नीना और करीना, ऐसे मतलब 5वें में आया ना, ऐसे ही करके, तो ऐसे ही से पहले कौन आया, क्रिप्टॉन। ठीक है, करीना ही, क्रिप्टॉन। अब आपको क्रिप्टॉन का पता चल गया कितना है, 36। तो अब आप कुछ मत करो, 36 में किसको जोड़े, अरे बोलो, 36 में 18 जोड़ो, कितना आ जाएगा, 54। ज़ीनॉन का लिखा होगा 54। देखो, समझे? अब वैसे रेडॉन के लिए देखें तो बोले, अब ये कितना आया, 54 ना, तो 54 में क्या जोड़े, अब 32, 4 और 2 6, 5 और 3 8, 86 है रेडॉन का परमाणु क्रमांक। समझे? ऐसे किसी का ही पूछ दिया, मान लो उसने बोल दिया, फिर कल बाहर आई आंटी वाला एस्टेटाइन का, किसका बोल दिया, एस्टेटाइन, इसका, तो इसके लिए आपको पता रहना चाहिए किसका, आयोडीन का। अब आयोडीन भी नहीं पता, तो आयोडीन का पता रखने के लिए किसका पता रहना चाहिए, ब्रोमीन का। ठीक है, ब्रोमीन का पता रहना चाहिए। अब ब्रोमीन भी नहीं पता है, ब्रोमीन पता है क्या, नहीं पता है, आप लोग को 1 से 20 तक बस पता है ना, अब ब्रोमीन नहीं पता। क्लोरीन पता है क्या, हो गया काम खत्म। अब आपका क्लोरीन का कितना होता है, 17, तो 17 में कितना जोड़े, अरे 18, 17 में 18 जोड़े, 17 17 34, एक और ऊपर रहा 35। समझ में आया? ब्रोमीन का मिल गया 35, 35 में फिर कितना जोड़े, 18, कितना मिलेगा, 53। आयोडीन का 53 मिल रहा होगा, देखें। ठीक है, अब आयोडीन में कितना जोड़ना चाहिए मेरे को, 32। ठीक है, मतलब 53 में कितना जोड़ना चाहिए, 32, तो ये मिल जाएगा आपको 85 होगा आपका एस्टेटिन। समझे? तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो किसी भी
तत्व का परमाणु क्रमांक यदि आपको निकालना है तो बस किसको याद कर लें, ये आवर्त के लिए थोड़ा आवर्त सारणी को दिमाग में बसा लें एकदम अच्छे से, ठीक है। और मैं आपको बताया कि पहले 7 बिल्डिंग खड़ा करो, प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है। देख लो मैं रोज का रोज इसको लिख रहा हूं, रोज का रोज इसको बना रहा हूं मैं। अब रोज का बना रहा हूं तो मेरा तो ऐसे भी ये पता है कि कैसे कैसे बनेगा, लेकिन ऐसे थोड़ी पता चल गया, मैंने भी प्रैक्टिस किया ना स्टार्टिंग में। तो आप खाली समय बस बनाते रहो, इसको मजा आते रहेगा, ठीक है। इसमें कितने तत्व है आप कुछ भी खोजते रहो, कौन सा कहां पे है करके। जबरदस्ती का यहां पे निकाल लो इसका एसबी, मतलब एसबी का क्या नाम है, बढ़िया, एंटी मनी, ठीक है। अब एंटी मनी का मेरे को क्या चाहिए, परमाणु क्रमांक। एंटी मनी का नहीं पता तो उसके ऊपर वाले का, आर्सेनिक। अब आप कैसे जानोगे कि उसके ऊपर वाला आर्सेनिक था, अरे तो ट्रिक को याद करो, किस में आया था वो एंटी मनी वाला, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। मतलब सब के ऊपर में कौन है, ऐश्वर्या, और ऐश्वर्या के ऊपर में कौन है, पाटेकर। पाटेकर मतलब फास्फोरस, अब ये पता है फास्फोरस, अब फास्फोरस का पता है 15, तो 15 में क्या जोड़ा जाए, 18, क्या मिल जाएगा, आर्सेनिक 33, ठीक है। आर्सेनिक का 33 है, ठीक है। फिर आर्सेनिक में अब कितना जोड़ा जाए, 18, 33 में कितना जोड़ो, 18, कितना आ जाएगा आपके पास, 51, ठीक है। 51 किसका हो गया आपका, एंटीमनी। हाँ एंटीमनी का ही पूछा था क्या, और तो एंटीमनी का कितना निकल लिया, 51, ठीक है। यहां पे मैं जितना भी लिखा हूं उसका प्रतीक याद रहना चाहिए। जैसे आपने एसबी, एसएन, एसएन मतलब कि टीन है, पीबी मतलब कि लेड है, ठीक है। एसबी मतलब कि आपके पास क्या है, वो एंटीमनी, ठीक है। और देखें, हाँ क्या क्या चल रहा था आपका, तत्वों के आवर्ती गुण, हेडिंग क्या चल रहा था आपका, तत्वों के आवर्ती गुण। तत्वों के आवर्ती गुण मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा ही बनेगा वाला टॉपिक है ये, ठीक है। ये चैप्टर आपका पूरा काम आने वाला है 11th 12th में, जिन लोग साइंस लेने वाले हो तो बार बार एकदम अच्छे से पढ़ें। ये चैप्टर क्या आपका पूरा 9वीं 10वीं का पूरा बेसिक ही काम आएगा, पूरा 11वीं 12वीं में। तो आपने 9वीं 10वीं को अच्छे से पढ़ डाला तो 11वीं 12वीं आसानी से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो तत्वों के आवर्ती गुण में मैंने आपको पहले बताया, संयोजकता के बारे में पढ़ चुके अभी, ठीक है, संयोजकता के बारे में पढ़ चुके। दूसरा क्या है, क्या लिखा है दूसरा, परमाणु का आकार। अब फिर वही बात, 3 बातें करूंगा मैं, बोला था हर एक टॉपिक पे, क्या क्या, परिभाषा, और दूसरा होगा बाएं से दाएं, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और तीसरा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या चीज लिखा मैं, परमाणु आकार, ठीक है, परमाणु आकार। अब इसको समझने से पहले फिर वापस आते हैं किसमें, वही आकर्षण वाले चीजों में, ठीक है। ध्यान से सुनना, आकर्षण वाले चीजों में हमेशा क्या होता है, प्लस किसको आकर्षित करेगा, आकर्षित किया मतलब आकार छोटा होगा, सिकुड़ेगा, ठीक है। आकर्षित किया मतलब की, तो कोष बनाता हूं मैं यहाँ पे, ये क्या हो गया आपका, क्या है ये, नाभिक में कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के पास कैसा आवेश रहता है, ठीक है। आवेश 2 प्रकार के, एक धन और एक आवेश मतलब कि चार्ज, ठीक है। चार्ज आपके पास 2 प्रकार के, एक होता है आपका पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कैसा चार्ज, अरे कोई चार्ज नहीं होता न्यूट्रॉन के पास, अनावेशित है वो, ठीक है। तो न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं रहता, ना तो प्लस ना तो माइनस। इसलिए आपको यहाँ पे किससे मतलब रहेगा भाई, जो जिंदा है, कौन है, प्लस जिंदा है, माइनस जिंदा है। मतलब माइनस बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन से मतलब, और प्लस बोलने का मतलब प्रोटॉन से मतलब। प्रोटॉन कहां पे है, नाभिक में है, न्यूक्लियस में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो क्या, कोषों में, कक्ष बोलो, कोष बोलो, इंग्लिश में सेल बोला जाए, ठीक है। या ऑर्बिट करके आने वाला है ये, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटर 11th में पढ़ने वाले हो, ठीक है। यहां ये क्या है, नाभिक, और नाभिक में क्या रहेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मेरे को सिर्फ मतलब है अभी किससे, प्रोटॉन।
अच्छा एक बात और, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में रहते हैं इन लोग, इसलिए इनका नाम क्या है? न्यूक्लियॉन। ठीक है, न्यूक्लियॉन, यौन नहीं, न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन। ठीक है, हुआ इतना। अब ध्यान से सुनेंगे, मैं उदाहरण ले रहा हूं। ठीक है, उदाहरण ले रहा हूं पूरा पूरा किसका? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन का। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को आपको यह बताना जरूरी है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश किसको कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव किसको कहते हैं। पिछले क्लास में बता चुका था, फिर भी और सुने। क्या चीज? प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, क्या शब्द लिखा? प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिक में कौन सा आवेश? प्रोटॉन का कौन सा आवेश? धन आवेश। मतलब नाभिक में कौन उपस्थित लोग हैं? धन आवेश है। ठीक है, मतलब कि क्या बोल सकते हो, धन वाला क्या है? नर है, और ऋण वाला क्या है? मादा है। ठीक है, प्लस वाला किसको आकर्षित करने वाला है? मादा को, मतलब कि माइनस को। ठीक है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब है कि नाभिक के प्रोटॉनों द्वारा, नाभिक के प्रोटॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा कोषों के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, कोषों के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण। ठीक है, आकर्षित करने का गुण ही क्या कहलाता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, नाभिक के प्रोटॉनों के द्वारा कोषों के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का गुण। ठीक है, आकर्षण से क्या होगा? आकार में क्या आने वाला है? आकार में कमी होने वाला है। ठीक है, जितना ज्यादा आकर्षण होगा, ध्यान से सुनते रहें, जितना ज्यादा आकर्षण होगा उतना ही ज्यादा आकार में क्या आते जाएगा? कमी आते जाएगा। जितना ज्यादा आकर्षण उतना ज्यादा आकार में क्या होते जाएगा? कमी होते जाएगा, साइज में। तो आकर्षण कब बढ़ेगा? तो जितना ज्यादा प्रोटॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो आकर्षण क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। आकर्षण बढ़ा तो आकार क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। समझ में आया क्या बोला? तो इसका मान बढ़ने से, ठीक है डायरेक्ट लिखता हूं, इसका मान, इसका किसका? प्रभावी नाभिकीय आवेश, इसका मान बढ़ने से आकार में क्या आता है? परमाणु के आकार में कमी आता है, आकार में कमी आता है। ठीक है, समझ आया? एक ठोक और है, ये आपके पास क्या बना दिया गया? कोष बना दिया गया। पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। फिर ये दो, तीन ठोक हैं, ये तीन लोग। ठीक है, KLM। मान लो यहां का प्रोटॉन आकर्षित कर रहा है किसको? यहां लास्ट के इलेक्ट्रॉन को, लास्ट कोष के इलेक्ट्रॉन को, तो रक्षा करेंगे बॉडीगार्ड लोग। कौन है बॉडीगार्ड? KLM। मतलब कि अंदर के कोष क्या है? उसकी रक्षा करेंगे। किसकी? अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉनों का रक्षा करेंगे। क्या करने के लिए? उसको नाभिक से ज्यादा मत चिपके करके। समझ में आया? तो ये कहलाते हैं आपके परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट। परिरक्षण प्रभाव, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, बोलने का मतलब किसी परमाणु के अंतिम कोष से पहले के कोषों के द्वारा नाभिक पे डाला गया प्रभाव क्या कहलाएगा? परिरक्षण प्रभाव। मारेंगे पीटेंगे किसको? नाभिक को, ताकि नाभिक अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित ना कर पाए। समझ में आया? चले सुने, सुनो अच्छे से। ठीक है, यह चीज समझना जरूरी है अभी समझाने के लिए। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है? किसी भी परमाणु के नाभिक के द्वारा कोषों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना ही क्या कहलाएगा? नाभिक का प्रभाव कहलाएगा, नाभिकीय
प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाएगा। ठीक है, मैं बोला जितना ज्यादा प्रोटॉन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आकर्षण होगा। समझ आया? अब प्रोटॉन कैसे बढ़ेंगे भाई, तो परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएगा तो प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, सिंपल सी बात। तो ध्यान दे, तो परमाणु का आकार की परिभाषा, पहले परमाणु के आकार की परिभाषा क्या है आपका, किसी भी नाभिक के द्वारा, किसी भी नाभिक के, किसी परमाणु के, ध्यान दे, किसी परमाणु के नाभिक, किसी परमाणु के, ध्यान दे, किसी परमाणु के नाभिक से सबसे लास्ट कोष ना, तो बाह्यतम कोष आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कोष के बीच की दूरी को क्या कहते हो आप, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज। ठीक है, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कहलाता है। समझ आ रहा है? नहीं भी आ रहा होगा तो नहीं सर करके बोलते भी इतनी हूं, रिमझिम। परमाणु आकार क्या होता है, कोई भी नाभिक हो गया, जैसे कि मैं लिया कोई एक परमाणु का, ये क्या हो गया नाभिक, इसके कितने कोष हैं, मान लो 3 कोष, तो परमाणु आकार मेरे को बताना है, तो इसके नाभिक के केंद्र से कहां तक चले जाओ आप, अंतिम कोष तक। यही क्या कहलाएगा आपका परमाणु की त्रिज्या, यही क्या कहलाएगा परमाणु का आकार। अगर कोष कितने रहते 2, तो परमाणु आकार होता इतना। समझ में आया? कोषों की संख्या में वृद्धि होने से देख रहे हो क्या हो रहा है, परमाणु का आकार क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस बात को याद रखना, भी बताने वाला हूं मैं। परमाणु का आकार क्या होते जा रहा है, कोषों की संख्या में वृद्धि होने से क्या हो रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है। ठीक है, ये इसमें आएंगे। परमाणु के आकार की परिभाषा क्या हो गया, नाभिक के केंद्र से लेके अंतिम कोष तक के बीच की दूरी को क्या कहते हो, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। समझ में आया? अब सुने, एकदम ध्यान से सुनना आप। ठीक है, मैं बना रहा हूं अब सभी के लिए अलग अलग। ये देखो, लिथियम के पास कितना है, लिथियम के पास कितने प्रोटॉन, लिथियम के पास कितने प्रोटॉन, एक होता है लिथियम के पास प्रोटॉन। अब मैं इसको पूछा, मतलब ऊपर देखना है, मतलब एक को देख के बोल दिए। मैं संयोजकता पूछ रहा हूं क्या अभी, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं लिथियम के पास प्रोटॉन कितने, लिथियम के पास कितने प्रोटॉन, तो लिथियम के पास 3 प्रोटॉन। ठीक है, इसके पास कोषों की संख्या क्या आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद करें, 2 1, मतलब 2 ठोक कोष। समझ आया? तो ये हो गया आपका केंद्र और ये हो गया इसका 2 ठोक कोष। ठीक है, एक कोषीय। इसके बाद देखें लिथियम के पास क्या है, अच्छा ये कोषों में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ना, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बेरिलियम में जाऊंगा तो क्या होने वाला है, नाभिक 2 कोष तो इसमें भी रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पे केंद्र में कितना प्रोटॉन था, यहां पर 3, यहां पे केंद्र में कितने प्रोटॉन, दोनों में से किसका आकार छोटा होगा, किसका आकार छोटा होगा, क्या लिखा हूं यहां पे, ये क्या लिखा हूं, इसका मान बढ़ने से, किसका मान बढ़ने से, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने से आकार में क्या आता है, कमी आता है। और प्रभावी नाभिकीय आवेश कब बढ़ता है, जब प्रोटॉनों की संख्या में क्या होते जाता है, वृद्धि। तो इसके पास 3 प्रोटॉन, इसके पास 4 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन वाले का प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा रहेगा कि 3 वाले का, तो इसका ज्यादा, तो इसका रेडियस क्या होगा, कम। ठीक है, परमाणु का आकार क्या होगा, कम। वैसे जब मैं जाऊंगा, ये क्या होगा, लिथियम के बाद क्या होगा, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो बोरॉन का इससे छोटा, कार्बन का इससे छोटा। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 5, इसमें 6, 3 4 5 6 प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है, जिससे परमाणु के आकार में क्या आते जाता है, कमी। समझ में आया? अर्थात आपको यह चीज समझ में आया,
लेफ्ट से राइट चल रहे हो, देख रहे हो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु के आकार में क्या आते जाता है? कमी आते जाता है। ठीक है, अब ऊपर से नीचे चलो, इसमें देखो जैसे कि बेरिलियम, बेरिलियम में कितना था? इतना बड़ा है बेरिलियम का, उसके नीचे कौन है? मैग्नीशियम। अब बेरिलियम में 2 कोष है, लेकिन मैग्नीशियम में कितना कोष आने वाला है? तीसरा आवर्त है तो 3 कोष है। ठीक है, मैग्नीशियम में कितना कोष आने वाला है? 3, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। देखो कोषों की संख्या में वृद्धि हो रहा है तो परमाणु के आकार में वृद्धि। देखिए क्या क्या बोला गया कि बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या होते जा रहा है? परमाणु के आकार में कमी। अब आपको पूछ दिया एग्जाम में, मान लो कि पूछ दिया कि जैसे कि बोरॉन तथा बेरिलियम उसी लाइन में है ना, बेरिलियम तथा बोरॉन में किसका आकार छोटा होगा? किसका? कैसे? बेरिलियम का, बोरॉन का ना। जो बाद में आएगा उसका आकार क्या होते जाएगा? छोटा। किसमें बोल रहे हो? बाएं से दाएं, क्योंकि उसमें प्रोटॉन अधिक है, इसलिए उसका आकार क्या होगा? छोटा। अब बताना, ठीक है, समझ आया क्या क्या बोला मैं? बोरॉन और कार्बन में कौन छोटा? कार्बन और नाइट्रोजन में कौन छोटा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन छोटा? यही अपवाद है, नाइट्रोजन से छोटा रहना चाहिए कौन? ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन से छोटा होता है कौन? नाइट्रोजन। फिर भी यही अपवाद है ना, बाकी सब नियम का पालन कर रहे हैं। बाएं से दाएं चलने पर परमाणु के आकार में क्या आ रहा है? कमी आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन बड़ा होना चाहिए किससे? ऑक्सीजन से। लेकिन यहां पे उल्टा होता है, ऑक्सीजन आपका बड़ा होता है किससे? नाइट्रोजन से। ठीक है, अर्थात नाइट्रोजन छोटा होता है। छोटा किसको रहना चाहिए था? ऑक्सीजन को, नियम के अनुसार। तो इसके कारण आप 11th में पढ़ने वाले हो प्रभावी नाभिकीय आवेश और इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण। ठीक है, तो ये 11th में पढ़ने वाले हो। तो आपको सिंपल सा बस यही याद रखना है, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या होने वाला है? परमाणु के आकार में कमी। ठीक है, तो अब इसको मैं फिर ऐसे लिखूंगा, जबरदस्ती का नहीं, ये ले, खत्म। समझे? इसका मतलब क्या हुआ? बाएं से दाएं चल तो क्या आया? परमाणु आकार में कमी। जबकि ऊपर से नीचे चलने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण, जैसे कि और देखें, बेरिलियम, ये बेरिलियम था, ये कौन था? मैग्नीशियम। कैल्शियम के लिए क्या आ जाएंगे? 4 लोग आ जाएंगे। ठीक है क्या? ये ले, ये और बड़ा हो गया। तो क्यों बड़ा होता जा रहा है आकार? क्योंकि कोषों की संख्या में क्या होते जा रहा है? वृद्धि होते जा रहा है। अर्थात वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर परमाणु के आकार में क्या होता है? कोषों की संख्या में वृद्धि होने के कारण परमाणु के आकार में वृद्धि। परमाणु के आकार में वृद्धि, तो यहां पे आएगा परमाणु आकार में वृद्धि। परमाणु आकार में वृद्धि। समझ आया? ये आपके पास कितना ठोक हुआ? संयोजकता और परमाणु आकार। ठीक है।